तक आपने पढ़ा कि देवांश और अनामिका ट्रायंगुलर अर्जुन में एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और माफिया वुल्फ को खत्म कर देते हैं। अब आगे प्लेन के प्लस केबिन में देवांश ने अनामिका को अपनी गोद में बिठाया हुआ था और उसने उसके बाल सॉफ्टली सहलाते हुए पूछा, और तुम्हारे कितने सारे सीक्रेट्स हैं जो मुझसे तुम छुपा रही हो। देवांश के सवाल पर अनामिका ने उसकी नजरों को अवॉइड करते हुए कहा, ज्यादा नहीं, और फिर अपने मन ही मन सोचा, उतनी जितनी मेरी उंगलियां हैं। तुम क्या सिन्नामोनम 10 इयर्स के पीछे यहाँ तक आई थी? मेरी दादी माँ के कंडीशन की वजह से, देवांश ने सॉफ्टली पूछा और अपने गोद में बैठी हुई लड़की को देखकर आगे कहा, क्या तुम्हें पता चल गया था जब तुमने उनका चेकअप किया तो उनकी कंडीशन कितनी सीरियस है और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था, तो तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं बताया? देवांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, या फिर तुमने ऑलरेडी ट्रायंगुलर जॉन अकेले जाकर खुद ही सिन्नामोनम 10 वेज ढूंढने का फैसला कर लिया था? किसने कहा था तुम्हें मेरी दादी माँ को बचाने के लिए ये सब करने के लिए? और कैसे पता चला तुम्हें इस दवाई के बारे में? मैंने इस बारे में एक मेडिकल बुक में बहुत टाइम पहले पढ़ा था। अनामिका ने कहा, वह देवांश की दादी माँ को ठीक कर पाएगी या नहीं यह उसकी दादी माँ की कंडीशन पर डिपेंड करता था। ट्रायंगुलर जोन बहुत ही खतरनाक है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? देवांश ये बात इमेजिन भी नहीं कर सकता था। खतरा मुझे नहीं था, खतरा उन लोगों को मुझे था, अनामिका काफी कॉन्फिडेंस से बोली। हाँ, उसकी अनामिका ऋषि से भी बेहतर गन शूटिंग कर सकती है। उसने डिसूजा परिवार के सारे गुंडों को, जो कम से कम 20 से भी ज्यादा थे, उन्हें एक साथ खुद मार डाला। सचमुच खतरे में दूसरे लोग थे। और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम कंपनी की मीटिंग में हो। देवांश ने उसके होठों पर हल्के से किस करते हुए कहा, अगर मैं यहाँ तुमसे नहीं मिलता तो तुम कितने वक्त तक ये बात मुझे छुपाने वाली थी? मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही थी, अनामिका ने शांति से कहा, मैं बस नहीं चाहती थी कि तुम मुझे लेकर परेशान हो। अगर तुम खतरे में होगी तो मैं परेशान होगा। देवांश ने उसके लिप्स पर फिर किस करते हुए कहा, प्रॉमिस करो मुझसे कि तुम फिर फ्यूचर में ऐसा कोई रिस्क नहीं उठाओगी। ओके। अनामिका तुरंत मान गई और फिर उसने मन ही मन सोचा, मैं बस इसलिए मान गई ताकि तुम मुझे परेशान ना करो। माफिया फ्लेम को 3 साल पहले शुरू किया गया था। उस वक्त तुम कितने साल की थी और उस वक्त तुम ट्रायंगुलर जॉन जैसी खतरनाक जगह पर क्यों आई थी? अनामिका की आंखों की रोशनी कम हो गई। उसने कहा, ये बहुत ही लंबी स्टोरी है। 3 साल पहले उसकी लक्ष्मी दादी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी और उसे डेस्परेटली एक जड़ी बूटी एक ही जरूरत थी, और वह जड़ी बूटी सिर्फ ट्रायंगुलर जॉन के एक पहाड़ पर उगती थी। उस वक्त बहुत सारे गैग उस पहाड़ के लिए लड़ रहे थे क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऐसी चीज थी जो करोड़ों की कीमत की थी। अनामिका भी इस वक्त उन लोगों की लड़ाई में शामिल हुई थी क्योंकि उसकी दादी माँ को उसे जड़ी बूटी की जरूरत बहुत ज्यादा थी और बहुत लंबे टाइम के लिए थी, और वह जड़ी बूटी सिर्फ उसे पहाड़ की मिट्टी में ही उगती थी और वह भी काफी मुश्किलों से। इसीलिए न सिर्फ अनामिका ने माफिया फ्लेम की शुरुआत की बल्कि उसे माउंटेन को भी अपने कब्जे में कर लिया और अपनी पावर को भी बढ़ना शुरू कर दिया। भले ही इन सब के दौरान बहुत सारे वक्त ऐसे भी आए जब लगभग वह मरने की कगार पर थी। भले ही उस जड़ी बूटी को ले जाने के बाद उसकी दादी माँ की कंडीशन बाद में और बिगड़ गई और उसे और भी दवाइयाँ की जरूरत पड़ने लगी, मगर खुशकिस्मती से अपनी माफिया फ्लेम की ग्रुप की वजह से ही उसने कभी अलग अलग तरह की दवाइयाँ ले जाकर अपनी दादी माँ की जान बचा ली, और उसके लीडरशिप में माफिया फ्लेम धीरे धीरे और स्ट्रांग होता रहा। और अब जब माफिया सी का भी प्रोटेक्शन उनके साथ है तो उन दोनों से कोई भी ट्रायंगुलर जोन में पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। जब वह देवांश अनामिका की यही सारी बातें सुन रहा था तो उसके पास्ट के बारे में जानकर उसे बहुत ही ज्यादा दुख रहा हो रहा था। उसे हमेशा यही लगता था कि अनामिका स्ट्रांग है, लेकिन उसने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वह किन मुश्किलों से निकलकर इतनी स्ट्रांग बनी है। वह इतनी यंग एज में भी इतना सब कुछ देख चुकी है, तभी वह कोल्ड और किसी भी चीज में अनइंटरेस्टेड हो गई है। जब से वह बच्ची थी किसी ने उसे कभी प्रोटेक्ट नहीं किया और न ही उसकी केयर की। उसे हर चीज के लिए अपने ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता था, जिसकी वजह से वह इतनी इंडिपेंडेंस और स्ट्रांग कैरेक्टर की बन गई है। उसकी इंडिफरेंस, उसकी ताकत, उसकी एबिलिटी सब कुछ आंसुओं और दर्द से गुजरने के बाद उसे मिला है। नॉर्मल लड़कियां कभी इस उम्र में इन सब मुश्किलों से नहीं गुजरती है और इसीलिए उनका कंपैरिजन अनामिका से करना बिल्कुल बकवास था। वह अपने रास्ते के हर एक कदम पर स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंची थी जहाँ आज वह है। देवांश की आवाज में बहुत दर्द था। उसने कहा, अगर मैं आज वहां नहीं आता तो तुम उस डेरेक से कैसे निपटना वाली थी? एक ही बार में $300 मिलियन कैश इतना भी आसान नहीं था। ये सुनते ही अनामिका ने अपनी पॉकेट से एक छोटी सी बोतल निकलते हुए कहा, इससे क्या है ये? देवांश कंफ्यूज था। यह एंटीडोट है वायरस X3 का।
अनामिका ने बिना किसी इमोशन के कहा, डेरिक भी वायरस X3 से इन्फेक्टेड था। मुझे लगा कि वह अपनी जान के बदले में सिनेमोनमटेनियस मुझे देने के लिए तैयार हो जाएगा। आफ्टर ऑल सब लोग जीना चाहते हैं और उन्हें सबसे ज्यादा अपनी खुद की जिंदगी की फिक्र होती है। ओह, तो इसकी वजह से ही तुम वहां पर रिस्क लेने गई थी? अचानक से देवांश को समझ में आ गया। लगता है उसकी अनामिका उसकी सोच से भी ज्यादा स्मार्ट और कैपेबल है। हाँ बिल्कुल, शुरू से ही अनामिका ने सिन्नामोनमम 10 वेज के बदले में पैसे इस्तेमाल करने का कभी नहीं सोचा था। उसने ये तरीका निकाला था उसे डील करने का। तुम्हारे पास वायरस X3 का इंस्टीट्यूट क्यों है? देवांश ने सॉफ्टली पूछा, क्या तुमने इसे खुद बनाया है? ये सवाल सुनकर अनामिका ने अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा, जैसे पूछना चाहती हो कि उसे कैसे पता चला। दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो मिस एरिया नहीं बन सकती, देवांश ने मुस्कुरा कर कहा। मिस एरिया? अब उसकी दूसरी आइडेंटिटी की बात देवांश को किसने बता दी? लगता है मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, देवांश मुस्कुरा कर बोला। तुमने उस दिन मेरे दादाजी को जो गिफ्ट दिया था उसे देखकर मुझे रियलाइज हुआ। ये सुनकर अनामिका को भी रियलाइज हुआ कि कहा उसने गलती की थी, तो देवांश को उसकी आइडेंटिटी पर शक उसी दिन हो गया था, मगर वह कुछ बोला नहीं। मैंने यह एंटीडोट माफिया सी के बेस पर पहुंचा दिया था प्लेन पर आने से पहले, अनामिका ने शांति से कहा। ये बोतल जो उसके हाथ में थी वह तो डेरिक के साथ डील करने का एक जरिया था, मगर अब तो डेरिक मर चुका है। मैं प्लान कर रही थी कि मैं तुम्हारी नजरें बचाकर इसे तुम्हारे पानी में मिला दूंगी। अनामिका की यह बात सुनकर देवांश की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई और उसने पूछा, क्या तुम्हें चिंता थी कि मैं इन्फेक्टेड हो जाऊंगा? क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? अब जब तुम्हें ऑलरेडी मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है तो इसी तरह रख लो। अनामिका ने वह छोटी सी बोतल देवांश को दे दी। जिन लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ था वह अगर एक मेडिसिन भी ले ले तो उनके अंदर इस वायरस से लड़ने की एंटीबॉडीज आ जाती है, इसलिए अगर वह लोग बाद में इन्फेक्टेड लोगों के कांटेक्ट में भी आए तो उन्हें कुछ नहीं होता। देवांश ने कहा, तो मुझे खिला दो। ये सुनते ही अनामिका थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। क्या ये मेरी फिर से टांग खींच रहा है? अनामिका ने सोचा। मैं तुम्हें पिछले कुछ दिनों से बहुत मिस कर रहा था, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं था, देवांश ने धीरे से उसके कान में कहा। देवांश की स्वीट बातें सुनकर अनामिका को अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी जो उससे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने जल्दी से बोतल का टॉप खोला, उसमें से दवाई निकले और फोर्सफुली उसके मुंह में रख दी। देवांश हंसते हुए बोला, तुम्हारी ये दवाएं सोने से भी ज्यादा महंगी है और माफिया सी में इतने सारे लोग हैं, मैं बिना किसी कारण के इन प्रास को लेने में गिल्टी फील कर रहा हूँ। हर एक बिल एक जान बचाने के लिए काफी थी, इसलिए उनकी वैल्यू प्राइसलेस थी। तुम जब चाहो तुम मुझसे मांग सकती हो, देवांश ने प्यार भरी नजर से उसे देखते हुए कहा। मेरा जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। देवांश की बात सुनकर अनामिका आगे कुछ नहीं बोली। अभी भी 7 घंटे बाकी है हमारे वापस पहुंचाने में, तुम जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। देवांश ने उसकी थकी हुई नजरें नोटिस कर ली। ओके। अनामिका नॉन स्टॉप बहुत लंबे टाइम से काम किया जा रही थी एंटीडोट बनाने के लिए और फिर ऑक्शन में जाने के लिए, और उसके बीच में उसने बहुत सारे और भी मैटर्स हैंडल किए थे, इसलिए वह आराम नहीं कर पाई थी। वह देवांश के गले लग गई बिल्कुल एक बिल्ली के बच्चे की तरह और फिर जल्दी ही सो गई। उसे इतनी आराम से सोता हुआ देखकर देवांश जेटली उसे लेकर गया और प्लेन के अंदर ही बेडरूम के अंदर लेटा दिया। उस प्लेन में बहुत सारे बेडरूम थे तो देवांश उसे सबसे बड़े बेडरूम में लेट आया था। वह उसे ब्लैंकेट से कवर करने ही वाला था, तभी उसने नोटिस किया कि अनामिका का फोन उसके पॉकेट से नीचे गिर गया है और बार बार वाइब्रेट हो रहा है। कोई उसे कॉल कर रहा था और बहुत सारे न्यूमेरिकल कोड स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे थे। देवांश ने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका का फोन भी स्क्रिप्ट होगा, जिसे देवांश को और भी अच्छे से एहसास हो रहा था कि अनामिका आखिर है कौन। उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हुए देवांश ने उसका फोन नहीं उठाया और न ही कॉल कट किया। उसने बस उस फोन को साइड में रख दिया ताकि कॉल अपने आप कट हो जाए। फोन नाइट स्टैंड पर रखने के बाद देवांश ने उसे जेटली ब्लैंकेट से कवर किया और नीचे झुककर उसके फोरहेड पर एक लंबी किस की वह सोई थी तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती थी, बिल्कुल एक फेरी टेल की प्रिंसेस की तरह। उसकी बड़ी बड़ी पलकें, उसकी नोज और सबसे खूबसूरत उसके हॉट शेप लिप्स। उसे देखते हुए देवांश को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने नीचे झुककर फिर से उसे हल्का सा किस कर लिया। ठीक उसी वक्त उसका फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार किसी का मैसेज था। देवांश ने अनइंटेंशनली उसकी तरफ देखा तो उसे स्क्रीन पर कुछ मैसेज दिखाई दिए। बोस QY की मंथली रिपोर्ट आपको मेल बॉक्स में भेज दी है। वह न्यूली लॉन्च ज्वेलरी सीरीज बहुत लोगों को पसंद आई है। कब आपके पास वक्त होगा, कब नए डिजाइन्स भेजने वाली है? जिस इंसान ने वह सारे मैसेज भेजे थे उसका नाम था जैक। देवांश ने सोचा, जैक? क्या ये वह इंसान नहीं है जो क्वाई ब्रांड को संभालता है?
अफवाहें हैं कि क्यूआई ब्रांड की फाउंडर क्वीन एबी ने कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाया और वह हमेशा अपनी डिजाइन क्रिएटिंग पर ही ध्यान देती है और सारे बाहर के मामले जैकी संभालता है। तो इसका मतलब अनु ही क्यूए ब्रांड की फाउंडर और क्वीन एबी है। तभी वह हमेशा जब भी उसे क्यूए ब्रांड के कपड़े या फिर ज्वेलरी देता था वह मना कर देती थी, अपने ही डिजाइन्स को हर रोज पहनना कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। हाँ, तभी उसने कभी भी अनामिका के चेहरे पर उन खूबसूरत डिजाइन्स को देखने के बावजूद भी कोई हैरानी नहीं देखी थी। सब कुछ तो उसने खुद ही डिजाइन किया था, तो वह हैरान होगी क्यों। उसे याद आया कि पहली बार जब उसने अनामिका को गिफ्ट दिए थे तो अनामिका के चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशंस थे, जैसे वह थोड़ी एम्ब्रेस हो। इस बारे में देवांश ने सोचा, अनामिका एक डॉक्टर, एक मेडिसिन मास्टर, एक पियानो मास्टर, बल्कि क्वीन एबी होगी क्यों आई ब्रांड की फाउंडर। ओबराय परिवार को पक्का उसकी असली आइडेंटिटी नहीं पता होगी, इसलिए उन्होंने उसे एक छोटी सी क्लॉथिंग कंपनी संभालने के लिए दी थी। अगर उन्हें पता होगा तो पक्का होने लगता है कि यह अनामिका के टैलेंट का वेस्ट है। क्यों आई का फाउंडर एक छोटी सी कंपनी क्यों चलाएगा। सर, ठीक उसी वक्त ऋषि ने दरवाजे के पीछे से धीरे से देवांश को बुलाया, जिससे देवांश अपने ख्यालों से बाहर आया और अनामिका को एक नजर देखने के बाद दरवाजा बंद करके बाहर आ गया। क्या मैम सो रही है। ऋषि हर बार हैरान हो जाता था कि उसके बॉस उसकी मैडम के साथ कितना जेटली बिहेव करते हैं। अगर माफिया सी के लोगों ने उनके बॉस का ऐसा बिहेवियर देख लिया तो वह लोग शौक से ही मर जाएंगे, क्योंकि देवांश के बाहर की लोगों के सामने इमेज हमेशा ऐसे ही कोल्ड और मर्सिलेस थी। आवाज धीमी रखो। देवांश रूम से बाहर केबिन में आया और बैठते हुए पूछा, यहाँ आकर बोलो। उसे डर था कि उनकी आवाज से अनामिका उठ जाएगी। यस सर। देवांश के बगल में बैठते हुए ऋषि जल्दी से बोला, हमें डॉक्टर एआर की न्यूज मिली है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी सारी अच्छी खबरें एक ही दिन में हो जाएंगे। उसने धीमी आवाज में पूछा, कहाँ है वह। हमें अभी यह नहीं पता चला, मगर किसी ने हमसे कहा है कि उनके पास डॉक्टर ए आर का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। डॉक्टर ए आर हमारे घर पर जाकर इलाज करने के लिए तैयार है, मगर उन्होंने कहा है कि उन्हें कंसुलेशन फीस नहीं, वह कुछ और चाहते हैं इसके बदले में। ये काफी अनएक्सपेक्टेड था, मगर फिर भी देवांश ने शांति से पूछा, क्या चाहते हैं वो। गीसराइजर एंड रूट्स ऑफ पर्पल लोटस। ऋषि की यह बात सुनते ही देवांश का मूड थोड़ा सा बदल गया। डॉक्टर ए आर इन दो चीजों से क्या करने वाले हैं, आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स। अब तक आपने पढ़ा कि देवांश अनामिका प्लेन से वापस आ रहे होते हैं, तभी ऋषि देवांश को बताता है कि उन्हें डॉक्टर ए आर की खबर मिली है। अब आगे। देवांश ये सुनकर हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर ए आर उन दो चीजों से क्या करने वाले हैं। सर, हमने उन दो आइटम्स को बहुत सालों में बहुत मुश्किल से कलेक्ट किया है और वह काफी महंगे हैं। उनकी रेयरिटी को सिन्नामॉन ममटेनियस से कंपेयर किया जा सकता है। भले ही दूसरी तरफ वाले इंसान को नहीं पता कि वह दो आइटम्स हमारे पास है, लेकिन शर्त यही है कि जो भी डॉक्टर ए आर को वह दो चीजें देगा वह उनकी हर एक बीमारी को इलाज करने के लिए तैयार होंगे। ये सब सुनने के बाद कुछ सेकंड के बाद देवांश ने इनडिफरेंटली जवाब दिया, ओके, उनसे प्रॉमिस कर दो कि उन्हें मिल जाएगा। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऋषि ने काफी केयरफुली अपना शक बताया, अनामिका मैम बहुत ही अच्छी डॉक्टर है और वह इतनी बड़ी मेडिसिन जीनियस डॉक्टर एरिया है, दुनिया में से कोई दवाई नहीं है जो वह नहीं बना सकती। उन्हें ये भी पता था कि सिन्नामॉन मम 10 वेज से बड़ी मैडम की जान बच सकती है, तो फिर आप उन्हें क्यों नहीं ट्राई करने देना चाहते। क्या उन्हें सचमुच गैलेरिया और पर्पल लोट्स के रूट को डॉक्टर ए आर को देने की जरूरत है। ये तो उनके पैसों की बर्बादी होगी। देवांश को याद था कि ऋषि ने पहले भी यह सवाल पूछा था और उसने बहुत वक्त पहले भी सवाल का जवाब दिया था। उसने फिर कहा, नहीं, मेरी दादी माँ की कंडीशन बहुत ही खराब है और डॉक्टर राघव और उनके दादाजी ने कहा है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर उसकी अनु उसकी दादी माँ को बचा पाती तो बहुत अच्छा होता। मुझे डर है कि अगर मेरी दादी माँ की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस हुई और उनकी जान बचाना मुश्किल हुआ और अनामिका उन्हें नहीं बचा पाई तो उसके लिए वह अपने आप को पूरी जिंदगी ब्लेम करेगी और सोचेगी कि उसकी मेडिकल स्किल अच्छी नहीं है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि बेकार में वह गिल्टी और उदास फील करें। वह एक बाहर वाले इंसान को अपनी दादी माँ को बचाने के लिए बुला रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि अनामिका कोई भी साइकोलॉजिकल प्रेशर बर्दाश्त करे, या फिर अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसकी पूरी जिंदगी अपने ऊपर बोझ लेकर चले। डॉक्टर ए आर को गैलेरिया और पर्पल लोट्स के रूट दे दो और जल्द से जल्द उन्हें चेकअप के लिए बुलाओ। यस सर। फाइनली ऋषि को समझ में आ गया कि उसके बॉस इतनी डेस्परेटली डॉक्टर ए आर क्यों ढूंढ रहे थे और अनामिका उनकी लेडी बॉस जिनकी मेडिकल स्किल इतनी अच्छी है, उन्होंने अपनी दादी माँ का इलाज करने के लिए उन्हें क्यों नहीं चुना। उसका कारण यह था कि वह अपनी अनामिका पर प्रेशर नहीं डालना चाहते थे।
उसके बॉस अनामिका से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। लगभग 1 घंटे की फ्लाइट के बाद वह डायरेक्टली मून विला के प्राइवेट मिनी एयरपोर्ट पर आकर रुके। देवांश ने अनामिका को प्लेन से उतारा, जिससे सारे बटलर हैरान हो गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनके बॉस अनामिका को अपने साथ ले गए थे ट्रिप पर, और वह लोग वापस एक साथ आए हैं। उनके पोज कितने इंटीमेट थे। बाहर पेड़ों से हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे अनामिका को थोड़ी ठंड लगने लगी, और जब उसकी आंख खुली तब उसने देखा, तब उसे एहसास हुआ कि वह मून विला पहुंच गए हैं। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वह इतने लंबे टाइम तक सो रही थी। तुम उठ गई, देवांश ने उसे प्लेन से नीचे उतारते हुए जेंटल टोन में कहा। थोड़ी देर और सो सकती हो। उसने अनामिका को इतनी शांति से कभी सोते हुए नहीं देखा था। देवांश की बात सुनकर अनामिका भी हैरान थी। उसे नहीं पता था कि वह देवांश के आसपास होने पर बिना बुरे सपनों के इतनी शांति से इतने लंबे टाइम तक सो पाएगी। मुझे नीचे उतार दो, मैं खुद चल सकती हूँ, अनामिका ने कहा, मगर देवांश ने फिर भी उसे नीचे नहीं उतरा और बोला, थोड़ी देर और सो लो और फिर कुछ खा लेना, ओके, उसके बाद मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा।